नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुवाद की संपादन प्रविधि पर। इसके पहले हम जान चुके हैं कि अनुवाद क्या है, अनुवाद के विविध प्रकार क्या हैं, अच्छा अनुवाद क्या होता है, अच्छे अनुवादक के गुण क्या क्या होते हैं, रूपांतरण क्या है, सारा अनुवाद क्या, हम सब समझ चुके हैं। पुनरीक्षण भी हम, जिसे कि वेटिंग कहते हैं, उसे हम समझ चुके हैं। अनुवाद की संपादन प्रविधि से मतलब है कि अनुवाद का अंतिम सोपान, संपादन को अनुवाद का अंतिम चरण या अंतिम सोपान माना जाता है। सामान्य शब्दों में इसे अगर आप समझना चाहें, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, पुनरीक्षण आप सब जानते हैं, बताया जा चुका है। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? अनुवाद कार्य संपन्न होने के बाद एक दूसरा अनुवादक, ठीक है, उस पूरे अनुवाद को क्या करता है? देखता है, समझता है, उसकी त्रुटियों को क्या करता है? दूर करता है। पुनरीक्षण बना ही है परिजोड़ इक्षण, यानी कि चारों तरफ से क्या करना? उसको देखना और समझना और उसकी त्रुटियों को क्या करना? दूर करना। तो अनुवाद में पुनरीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद संपादन की प्रक्रिया होती है। संपादन का शाब्दिक अर्थ होता है सही जगह बिठाना या सम्यक स्थान देना। अब सम्यक स्थान देना या सही जगह बिठाने से मतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद भी एक अनुवाद जो हमारे सामने प्रस्तुत है स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, तो लक्ष्य भाषा में आया हुआ जो अनुवाद है उसको और व्यवस्थित रूप देना और सही दिशा प्रदान करना। और सही दिशा कैसे प्रदान करता है अनुवादक? मूल कृति को और अनुदित कृति को दोनों को पढ़ता है, समझता है और देखता है कि मूल कृति का जो अनुवाद हुआ है लक्ष्य भाषा में, तो अनुदित कृति जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें क्या त्रुटि रह गई है। वह त्रुटि कैसी हो सकती है? तथ्यगत त्रुटि भी हो सकती है, भाषागत त्रुटि भी हो सकती है, ठीक है, जटिलताएं भी हो सकती है। तो उन जटिलताओं को, उन भाषागत त्रुटियों को, उन तथ्यों को वह संवारता है, सजाता है और फिर उस अनुवाद को सही क्रम देता है, सही स्थान देता है। यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम संपादन की प्रक्रिया कहते हैं। इसे और थोड़ा आसान तरीके से समझें कि आपके कॉलेज में पत्र पत्रिका निकलती है कि नहीं निकलती है? तो आपके कॉलेज का ही एक विद्यार्थी क्या होता है? संपादक होता है ना। तो क्या करता है संपादक? जो पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख, रचनाएं, कविताएं, कहानियां इत्यादि जो आई हैं, तो संपादक क्या करता है? देखता है, ठीक है, उनकी त्रुटियों को क्या करता है? दूर करता है, सही करता है, व्यवस्थित करता है और फिर क्रम से पत्रिका में विषय के अनुसार उनको लगा देता है, क्रमवार व्यवस्थित कर देता है ना। तो यही काम संपादक का होता है। लेकिन संपादक को यहां अधिकार होता है कि वह काट छांट कर सके, व्यवस्थित कर सके। विशेष तौर पे जो पत्र पत्रिकाओं के जो संपादक हैं उनके पास यह पूरा अधिकार होता है कि उनके पास जो लेख आए हैं या जो विचार आए हैं उसमें वह थोड़ा बहुत संशोधन भी कर सकता है और थोड़ी बहुत काट छांट भी कर सकता है प्रसंगानुकूल या विषय के अनुरूप। लेकिन अनुवाद का जो संपादक होता है उसके पास काट छांट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। वह काट छांट तभी कर सकता है जब उसे लगेगा कि स्रोत भाषा में जो कृति है उसका अनुवाद जो लक्ष्य भाषा में हुआ है, तो लक्ष्य भाषा में जो शब्द आए हैं स्रोत भाषा की जगह वो थोड़े जटिल हो गए हैं, कठिन हो गए हैं, भाव संप्रेषण ठीक से नहीं हो रहा है, तो वह शब्द बदल सकता है, अनुदित कृति को और अधिक संप्रेषणीय बना सकता है। लेकिन संपादक को यह अधिकार नहीं होता है कि वह मूल कृति या अनुदित कृति को क्या करे? उससे छेड़छाड़ करे या उसकी पूरी जो उसका जो पूरा मिजाज है उस पूरे मिजाज को वह बदल दे। यह अधिकार संपादक को नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो संपादन आप समझ गए। संपादन फिर से एक बार आपको बता दूं कि पुनरीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद, पुनरीक्षण के बाद, क्योंकि यह माना जाता है कि पुनरीक्षण के बाद भी त्रुटि रहने की संभावना क्या होती है? बनी रहती है। मशीन तो काम कर नहीं रही है, काम तो मनुष्य कर रहे हैं, अनुवादक भी तो मनुष्य ही है, तो मनुष्य से भूल होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो पुनरीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद संपादन का काम होता है और संपादक यह देखता है कि कोई तथ्यात्मक त्रुटि, भाषागत त्रुटि या भाव की त्रुटि तो नहीं रह गई है। वह उसे ठीक करता है, मूल कृति और अनुदित कृति के भावबोध से छेड़छाड़ किए बिना उसे ठीक करता है और उसे पाठक के लिए और अधिक संप्रेषणीय बनाता है। और क्रम से, अगर किताब में वह अनुदित कृति है या वह कोई लेख है या वह कोई किताब है, तो
तो उसे क्रम से सजाता है और पाठक के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम संपादन कहते हैं। आपने देखा होगा एडिटर, ठीक है। इसको और एक छोटे से उदाहरण समझिए। आप वीडियो एडिट करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो एडिट करते हो क्या करते हैं, आप काट छाट कर देते हैं, कोई जो चीज़ सही नहीं उसको हटा देते हैं ना। फिर जो मेन बात है उसको क्या करते हैं, आप फोकस कर देते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं के एडिटर का भी यही काम है। जैसे आप वीडियो की एडिटिंग करते हैं, काट छाट करते हैं, पत्र पत्रिकाओं के एडिटर लेखों और रचनाओं में भी कलम चलाते हैं, काट छाट करते हैं। लेकिन अनुवाद का जो संपादक होता है वह मूल कृति और अनुदित कृति से छेड़छाड़ किए बगैर उसको और अधिक संप्रेषणीय बना सके, उसके भावबोध और उसकी जो व्याकरणिक संरचना है दोनों का ध्यान रख सके, यही काम संपादक का होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवाद में संपादन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब संपादक का दायित्व क्या होता है? संपादक का पहला दायित्व होता है कि उसे मूल पाठ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मूल पाठ का जो भावबोध है, जो अर्थ है, जो संप्रेषण है, वह अनुदित कृति में ठीक ढंग से बना रहे। ठीक है, यह जिम्मेदारी भी संपादक के ऊपर होती है। ठीक है, वह न तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है, न तो कुछ घटा सकता है। ठीक है, उसका काम सिर्फ तथ्यों की रक्षा करना है, भाषाई दोष को दूर करना है और अनुदित कृति को क्या करना है, संप्रेषणीय या बोधगम्य बनाना है। ठीक है, याद करिए, बोधगम्यता अनुवाद का गुण है कि नहीं है? बोधगम्य ही नहीं हुआ तो क्या अनुवाद अच्छा नहीं होगा। ठीक है, पुनरीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद भी तथ्यात्मक या भाषाई दोष होने की संभावना बनी रहती है। तो संपादक में वह गुण होना चाहिए कि उसे तथ्यों की भी जानकारी हो, स्रोत भाषा में उपलब्ध जो रचना है उसके तथ्य की, और लक्ष्य भाषा में जो अनुदित कृति आई है उसकी, तो उसको पूरी जानकारी हो और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का भी उसे ज्ञान हो। दोनों भाषाओं की जो व्याकरणिक संरचना है उसका उसको ज्ञान हो, ताकि वह तथ्यों की भी रक्षा कर सके और भाषाई दोष को भी क्या कर सके, दुरुस्त कर सके। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण उसके दायित्व होते हैं। और साथ ही साथ संपादक की विशेषताएं। अब इसके बाद संपादक के कार्य के बाद जो दूसरी बात है वह है संपादक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जिसकी पहली विशेषता है कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसे जो विषय, जिस विषय का अनुवाद हुआ है, अब अनुवाद तो अलग अलग विषय पर आधारित अनुवाद होते हैं। साहित्यिक अनुवाद हो सकता है, कार्यालयी अनुवाद हो सकता है, वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा से संबंधित अनुवाद हो सकता है। तो दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ जिस विषय से संबंधित अनुवाद है उस विषय का भी उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो तथ्यात्मक दिक्कतें हैं, विषयगत दिक्कतें हैं, विषयगत समस्याएं हैं, उसका भी वह समाधान कर सके और भाषा में जो त्रुटियां हैं उसका भी वह समाधान कर सके। ठीक है, दूसरी विशेषता यह होती है संपादक की कि उसे पारिभाषिक शब्दावलियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। खास तौर पे जो वैज्ञानिक तकनीकी जो अनुवाद होते हैं, ठीक है, या फिर कार्यालयी विषय से संबंधित जो अनुवाद होते हैं, तो उसका उसको समुचित ज्ञान होना चाहिए। और पारिभाषिक शब्दावली सही संस्थाओं में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, जो मानक पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जिनको संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, वे पारिभाषिक शब्दावलियां अगर प्रयोग हुई हैं तो सही अर्थ में प्रयोग हुई हैं कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना, और अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई तो उसे ठीक करना, यह भी एक संपादक की विशेषता होती है। ठीक है, और अंतिम बात कि मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद में सावधानी बरती गई है कि नहीं, इसकी देखरेख करना, और यह भी देखना कि स्रोत भाषा में जो मुहावरे और जो लोकोक्तियां प्रयुक्त हुई हैं वैसा ही अर्थ देने वाली लोकोक्तियां या वैसा ही अर्थ देने वाले मुहावरे लक्ष्य भाषा में प्रयोग में आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका ध्यान रखना। और अगर मिलता जुलता मुहावरा न हो तो भी यह ध्यान रखना कि स्रोत भाषा में जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है मुहावरे और लोकोक्ति से, उस अर्थ का सही से संप्रेषण लक्ष्य भाषा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही सब विशेषताएं संपादक की होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो संपादन क्या है समझ गए। ठीक है, संपादक क्या काम करता है समझ गए, उसका दायित्व क्या है, और संपादक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए यह भी हमने समझ लिया। ठीक है, बस।